गाइस, साइंस एंड टेक की सीरीज में हम 12th क्लास बायोलॉजी के जो 9th चैप्टर है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके यूपीएससी प्री में यहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और बार बार यूपीएससी लास्ट कुछ सालों में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये सारी चीज़ों को हम जानेंगे कि ये टिश्यू कल्चर, एम्ब्रायो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस तरीके की टेक्नोलॉजी से जो यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। और हम देखेंगे कि कैसे इससे एक एक स्टेटमेंट से यूपीएससी ने पहले क्वेश्चन बनाए हुए हैं प्री में, राइट। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अच्छे से। और देखो, चैप्टर कहता है कि हम उन सारी स्ट्रेटजीज को पढ़ने वाले हैं जिससे हम फूड प्रोडक्शन एनहांस कर सके। अब फूड प्रोडक्शन में आपके एनिमल हस्बेंड्री भी आएगा, प्लांट ब्रीडिंग भी आएगा, है ना, और वो सारी टेक्निक्स भी आएंगे कि जिससे आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट स्पीशीज क्रिएट कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं कि कैसे हम एनिमल हस्बेंड्री को और ज़्यादा इफेक्टिव एनहांस बना सकते हैं टेक्नोलॉजीज के माध्यम से। देखो, एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री नहीं आता है, मतलब ये गाय भैंस भेड़ बकरी पालना, ये सिर्फ ये नहीं आता है। इसमें आपकी फिशरीज भी इंक्लूड होती है, राइट। इसमें आपका डेयरी प्रोडक्शन भी इंक्लूड होता है, राइट। और अगर आप बर्ड्स वगैरह, कुछ पिग्स वगैरह पालते हो, साथ में आपके अगर आप एग्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हो, है ना, मुर्गा पालन, ये सारी चीज़ें आपके एनिमल हस्बेंड्री में ही आती है, राइट। तो आपको याद रखना है कि इंडिया में 70% से ज़्यादा जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में पाई जाती है दुनिया में। लेकिन फिर भी सरप्राइजिंग बात यह है कि जो कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस है वो इंडिया का सिर्फ 25% है, राइट। वो इन दोनों कंट्रीज का सिर्फ 25% है, राइट। सबसे ज़्यादा 70% जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है वो इंडिया और चाइना में आती है, लेकिन फिर भी जो फार्म प्रोड्यूस है वो 25% से भी कम आता है दोनों कंट्रीज का। मतलब इसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, प्रोडक्टिविटी पर यूनिट बहुत कम है। आपने गाय भैंस तो पाल के रखे हुए हैं लेकिन वो दूध बहुत कम देती है, राइट। तो ये एक बड़ा इशू है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ये चाइना में भी इशू है। तो इस तरीके से इसमें ये बातें उठाने की कोशिश की गई है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि डेयरी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से हम बेटर ब्रीड्स बना सकते हैं, बेटर ब्रीड्स बना सकते हैं कैटल की, गायों की, भेड़ की, बकरियों की, है ना। वो टेक्नोलॉजीज को हम इसमें पहले डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले एनिमल ब्रीडिंग में आता है आपके, आप दो तरीके से ब्रीडिंग कर सकते हैं। आपने करना क्या है, हमारा उद्देश्य है कि हमें एक बेहतर स्पीशी चाहिए, हमें एक बेहतर ब्रीड चाहिए गाय की, राइट। हमें एक बेटर ब्रीड चाहिए जो ज़्यादा दूध हमें दे सके। अब वो ब्रीड तैयार करने के, वो प्रजाति तैयार करने के, वो ब्रीड तैयार करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक है इन ब्रीडिंग और एक है आउट ब्रीडिंग। सर, इन ब्रीडिंग में क्या होता है, इन ब्रीडिंग में आप एक ही ब्रीड की दो जो बेस्ट सुपीरियर मेल है या फीमेल है उनके बीच ब्रीडिंग करवाएंगे, उनका फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर बेस्ट साहिवाल गाय चाहिए अपने लिए, तो आप एक बहुत ही अच्छी नस्ल की साहिवाल गाय और बहुत ही अच्छी नस्ल की साहिवाल बैल, मतलब जो उसी नस्ल का बैल होगा, उन दोनों को आप मिलाएंगे, उनके सीमन, एक के सीमन को दूसरे के एग से मिलाएंगे और आपके पास एक तीसरा जो बच्चा होगा वो अच्छी ब्रीड का आपके निकलेगा। इसे कहेंगे इन ब्रीडिंग, मतलब विद इन साहिवाल आप, है ना, साहिवाल गाय और साहिवाल बैल का ही जब आप ब्रीडिंग करवा रहे हो एक ही ब्रीड के अंदर, तो आपकी होगी वो इन ब्रीडिंग। ध्यान रखना है, इन ब्रीडिंग आपकी लागू होगी 6 ही जनरेशन्स में। इन ब्रीडिंग लागू होगी 6 ही जनरेशन्स में। मतलब अगर आपका ये साहिवाल गाय और ये साहिवाल बैल, अगर इनके दादा के दादा के दादा के दादा, मतलब 6 जनरेशन पहले तक अगर इनके बीच कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, राइट, मतलब ये भाई बहन नहीं है उस तरीके से, 6 जनरेशन पहले के भाई बहन अगर ये नहीं है तो वो इन ब्रीडिंग नहीं कहलाएगी। अगर इनके बीच 6 जनरेशन पहले आप कोई कांटेक्ट ट्रेस नहीं कर सकते, जेनेटिक कांटेक्ट, तो वो इन ब्रीडिंग नहीं कहलाएगी, वो आउट ब्रीडिंग का एक प्रकार होगी और वो प्रकार हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इन ब्रीडिंग में याद रखना है, इन ब्रीडिंग का मतलब है 2 सुपीरियर मेल
और फीमेल को आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके जो बेस्ट, जो उनके जेनेटिक चीजें हैं, है ना, उनके बेस्ट जो जेनेटिक ट्रेट्स हैं वो आपके बच्चे में आएंगे। इस वजह से आपका बच्चा भी बेस्ट निकलेगा, एकदम प्योर नस्ल का निकलेगा। इन ब्रीडिंग कुछ उसी तरीके की है जैसे हमारे यहाँ पे जातिवादी व्यवस्था है शादियों के लिए, है ना, कि एक जाति के लोग दूसरे उसी जाति के लोगों से शादी करेंगे ताकि प्योरिटी ऑफ ब्लड बनी रहे। इन ब्रीडिंग बिल्कुल वैसे ही है, इसमें होमोजाइगोसिटी बनी रहती है, मतलब आपका जो जायगोस है वो होमोजीनस रहता है, उसके जो दोनों पेरेंट्स है वो एक ही नस्ल के रहते हैं और इससे आपकी प्योर लाइन आपके एनिमल में बनी रहेगी, प्योरिटी बनी रहेगी उसके एनिमल में, राइट। इट हेल्प्स इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स। ये मैंने आपको बता दिया कि एक ही ब्रीड के दो जानवरों में जो सुपीरियर जीन्स है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे तीसरे में, तो एक्यूमुलेशन ऑफ जीन इससे निकलेगा। लेकिन डाइवर्सिटी इससे कॉम्प्रोमाइज होगी। क्यों? क्योंकि आप डाइवर्सिटी ऑफ जीन को प्रमोट कर ही नहीं रहे, एक ही ब्रीड की जो जीन है उसी को आप एक्यूमुलेट करे जा रहे हैं, राइट। इस वजह से क्या होता है, डाइवर्सिटी जब कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मतलब जब डाइवर्सिटी आना बंद हो जाए, इसकी वजह से कई सारे इश्यूज आने लग जाते हैं। यूजुअली ये फर्टिलिटी भी डिक्रीज कर सकता है आपकी। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रहेगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती रही लेकिन आपने जेनेटिकली उसको उतना डाइवर्स नहीं बनाया, है ना, उतना एडेप्टिव नहीं बनाया। जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होने की वजह से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी और इससे एक जो इशू आता है वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन उसे हम कहते हैं। याद रखना, दिस टर्म कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द एग्जाम, यूपीएससी यहीं से क्वेश्चन बनाता है और अभी हम देखेंगे कि कैसे आगे यूपीएससी ने इन टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन बनाया हुआ है। याद रखना, ये जो दो आपको यहाँ पे पशु पक्षी मिलेंगे, राइट, ये इसी तरीके के इन ब्रीडिंग से आपके पैदा हुए हैं, है ना, ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी से आपके पैदा हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो ये ऊपर है, जो ये आपको कैटल दिख रहा है, ये एक्चुअल में गाय है, जर्सी गाय, है ना। जो जर्सी गाय हम यहाँ पे, जो हमारे यहाँ भी प्रचलित है, ये यूजुअली जो जर्सी गाय है ये आपके इंग्लैंड में, ब्रिटेन में ये पैदा की गई थी इन ब्रीडिंग से ही, इसी टेक्नोलॉजी से। और ये आपका ये लेग हॉर्न है, राइट, लेग हॉर्न, ये एक चिकन की वैरायटी है। ओके, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आपका क्लियर है। नेक्स्ट आता है अब आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग सिर्फ ये नहीं मानना है आपने कि दो अलग अलग ब्रीड्स के बीच में ब्रीडिंग हो रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आउट ब्रीडिंग का मतलब है सर कि ये 3 सर्कमस्टांसेस में हो सकती है। एक वो सर्कमस्टांस जब एक ही ब्रीड के नर और मादा 6 जनरेशंस तक उनमें कोई भी कांटेक्ट अगर नहीं है तो वो भी आउट ब्रीडिंग की कैटेगरी में आएगा। इन ब्रीडिंग में मैंने आपको बताया अगर 6 जनरेशन तक वो कहीं भी अगर उनका कोई डायरेक्ट फैमिली कांटेक्ट है, मतलब एक ही फैमिली से वो संबंध रखते हैं नर और मादा, तो वो आपकी इन ब्रीडिंग की कैटेगरी में आएगी। लेकिन अगर वो एक ही फैमिली से संबंध नहीं रखते हैं तो वो आउट ब्रीडिंग की कैटेगरी में आएगी। भले ही उनकी ब्रीड एक हो, भले ही वो साहिवाल हो, लेकिन 6 जनरेशन पहले तक अगर उनका कोई डायरेक्ट कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं रहा हो, मतलब वो उस तरीके से भाई बहन नहीं है, एक ही कहेंगे आप कुल से अगर वो संबंध नहीं रखते हैं, तो वो आउट ब्रीडिंग की कैटेगरी में आएगी। और आउट ब्रीडिंग में भी वो आउट क्रॉसिंग में आएगी, उसे हम आउट क्रॉसिंग कहेंगे, राइट। ये जनरेशन का फंडा क्लियर हुआ, इसे हम आउट क्रॉसिंग कहेंगे। एक दूसरे तरीके की आउट ब्रीडिंग और होती है, उसे हम कहेंगे क्रॉस ब्रीडिंग सर। क्रॉस ब्रीडिंग होता है जो सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद द सुपीरियर फीमेल्स ऑफ अनदर ब्रीड। फॉर एग्जांपल, जर्सी गाय की ब्रीडिंग आप साहिवाल किस्म के बैल से करा रहे हो तो वो आपका क्रॉस ब्रीडिंग हुआ। आउट ब्रीडिंग में आप 6 जनरेशन पहले के जर्सी गाय की ब्रीडिंग जर्सी बैल से करवा रहे थे, राइट। 6 जनरेशन पहले की, अगर 6 जनरेशन के बाद की है, मतलब अगर उनमें कोई डायरेक्ट कांटेक्ट है 6 जनरेशन तक का, तो वो इन ब्रीडिंग में आएगी। लेकिन आउट क्रॉसिंग में आप 6 जनरेशन पहले के सेम ब्रीड के 2 जानवरों की ब्रीडिंग करवा रहे हो, राइट। क्रॉस ब्रीडिंग में मामला डिफरेंट है। क्रॉस ब्रीडिंग में 2 अलग अलग ब्रीड्स के नर और मादा, मेल और फीमेल, सुपीरियर मेल और फीमेल की आप ब्रीडिंग करवा रहे हो। फॉर एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल दिया साहिवाल गाय और जर्सी बैल, अगर इनकी ब्रीडिंग हो रही है तो जो तीसरा पैदा निकलेगा वो एक क्रॉस ब्रीडिंग का पैदावार मानी जाएगी, राइट। तो
ये एक ऐसी ही शिप यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि जो हिरासर दाले नाम की जो एक शिप है वो पंजाब में इसी तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग से बनाई हुई है। इसका जो इनका मास होता है, बॉडी मास कंटेंट, वो काफी ज्यादा होता है। पता चला आपको, ब्रीड्स के बीच में अगर दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो वो क्रॉस ब्रीडिंग होगा। अब आता है सर इंटरस्पेसिफिक ब्रीडिंग। यहाँ स्पेसिफिक वर्ड में ध्यान दो। स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज के बीच, दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच, गधे और घोड़े के बीच अगर आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं तो जो तीसरी चीजें निकलेगी वो आपका होगा म्यूल, राइट। ये जो म्यूल निकलता है इसमें गधे के और घोड़े के कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो ये इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि म्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। और ये जो आपका इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होता है ये नेचुरल भी हो सकता है। मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज के जानवर अगर आपस में वो मेट कर गए खुद नेचुरली तो भी ये म्यूल पैदा हो सकता है। फॉर एग्जांपल जो म्यूल पैदा होता है, राइट, जो म्यूल पैदा होता है गधे और घोड़े का, ये नेचुरल ब्रीडिंग से हो जाता है। गधा और घोड़ा जब मीटिंग करने लग जाते हैं, राइट, तो आगे जो प्रोडक्शन निकलेगा वो म्यूल होगा। पर इसको हम आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, डेफिनेटली। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू हम आर्टिफिशियली भी इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या हुआ, इंजेक्शन के थ्रू मादा के पेट में वो जो दूसरी ब्रीड के, जो दूसरे स्पीशीज के जो स्पर्म है, वो स्पर्म मादा के पेट में इंजेक्शन के थ्रू डाले जाएंगे, उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, राइट। तो एक और टेक्नोलॉजी होती है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो यूज होती है, राइट, उसे कहेंगे आप मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, MOET। ये क्वेश्चन में आ सकता है। ओवुलेशन, मल्टीपल ओवुलेशन में आपने ध्यान देना है। ओवुलेशन का मतलब होता है सर जो आपके पेट में, जो मादा के पेट में अंडे पैदा होते हैं उसे कहते हैं ओवुलेशन, राइट। तो मल्टीपल ओवुलेशन का मतलब है मादा के अंदर एक से ज्यादा अंडे पैदा करवाए जा रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है सर कि आप कुछ हार्मोन दे देते हो। मान लो आपको गाय की एक बेहतरीन नस्ल मिल गई है ना, साहिवाल गाय आपको मिल गई और एकदम बेस्ट गाय आपको साहिवाल किस्म की मिल गई। आप चाहते हो कि वैसी ही गाय 100-150 और पैदा की जाए, तो क्या करेंगे डॉक्टर लोग, वो उसमें कुछ इस तरीके के हार्मोन डाल देंगे जिसकी वजह से नॉर्मली जो वो एक एग क्रिएट करती है अपने जेनेटिलिया में, उसको वो इंक्रीज करके 6 से 8 एग क्रिएट कर देगी उसी के किस्म के। फिर वहां से वो एग्स निकाल लिए जाएंगे और दूसरी गाय में डाल दिए जाएंगे जो कि एक सरोगेट मदर के तौर पे काम करेगी, और वहां पे वो उसके पेट में फिर दूसरी गाय के उसमें वो बच्चा उसमें पैदा होगा। इसे कहेंगे आप मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन इससे अच्छा एक बन सकता है, राइट। सो इट कैन प्रोड्यूस 6 to 8 एग्स, ठीक है। तो फर्टिलाइज्ड एग ये होता है। अब एक और टॉपिक अभी डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में, बाकी का पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बी कल्चर को, बी कीपिंग को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बी कीपिंग क्या होता है सर, जहां भी आपको एपी वर्ड समझ आए, जहां भी एपी वर्ड लिखा हो, मान लेना, समझ लेना कि वो बी कीपिंग के बारे में बात हो रही है। मधुमक्खी पालन हिंदी मीडियम, तो वो मधुमक्खी पालन की बात हो रही है। एपीकल्चर हम इसे कहते हैं, राइट। आपने याद रखना है कि इंडिया में इस टाइम जो एपिक की जो ये बी की जो प्रजातियां हैं, ये मेनली 3 प्रजातियां इंडिया में चली हुई है। एक एपिस इंडिका है, ये इंडिया की इंडिजीनियस है। एक एपिस सेरेना है और एक आपकी एपिस मेलिफेरा है, राइट। एपिस सेरेना, और इस पे रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट्री आई हुई थी डाउन टू अर्थ की, राइट। क्योंकि जो हमारी एपिस मेलिफेरा है ये हमने इंपोर्ट की हुई है इटली से, और ये एक्सोटिक स्पीशीज है। इस वजह से क्या है, हमारी जो इंडिजीनियस स्पीशीज है जैसे एपिस इंडिका हो गई और एपिस सेरेना हो गई, ये एपिस सेरेना और एपिस इंडिका ये अब काफ़ी ज़्यादा मार्जिनलाइज हो चुकी है, इनका यूज काफ़ी कम हो चुका है, इनकी प्रजाति अब एक्सटिंक्शन के कगार पे आ चुकी है। क्यों? क्योंकि हमने इटली से एक एपिस मेलिफेरा नाम की एक नई प्रजाति अभी अडॉप्ट की।
बी कीपिंग से आपने एक और बात याद रखनी है, एनवायरनमेंट में आप पढ़ेंगे ये, है ना, एक डिसऑर्डर होता है कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब आपकी जो बीज है वो फूलों से रस इकट्ठा करने जाती है, लेकिन वो सारी बीज फूलों से रस इकट्ठा करने नहीं जाती है ना। कुछ कुछ इनमें भी कैटेगरी होती है, कुछ इंजीनियर टाइप की होती है, वो आपके वो जो बीज का जो छत्ता होता है वो छत्ता बनाने का काम करेगी। कुछ दूसरी है जो मटेरियल लाने का काम करेगी, कुछ दूसरी है जो शहद बनाने का काम करेगी, और वो जाएगी आपके राइट, वो जाएगी आपके फूलों के भागों में, वहां से वो रस निकाल के लाएगी, राइट। तो होता क्या है, क्लाइमेट चेंज की वजह से अब क्या हो रहा है कि जो आपके फूल है या तो वो टाइम से पहले खिल रहे हैं या वो टाइम से बाद खिल रहे हैं, और आपकी बीज कंफ्यूज हो जाती हैं। अब बीज का तो अपनी टाइमिंग है ना, जो मधुमक्खी है उसकी अपनी टाइमिंग है, वो तो भैया अप्रैल में ही निकलेगी अपने छत्ते से बाहर, क्योंकि उसे पता है अप्रैल के महीने में आपके फूल खिले होंगे। पर तब तक हो सकता है कि फूल या तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना खिले हों, या क्लाइमेट चेंज की वजह से वो थोड़ा लेट खिल रहे हों। वो जाएंगे बाहर, उनको फूल नहीं मिलेंगे, वो ढूंढते ढूंढते मतलब थक जाएगी वो ढूंढते ढूंढते। और पीछे जो ये इंजीनियर्स है ना, इंजीनियर्स मैंने बोला इनकी 2-3 कैटेगरी है, तो जो इंजीनियर वाली बीज है ना, जो छतरी बनाने का काम करेगी, इन्हें भी तो कुछ खाने के लिए चाहिए। तो ये क्या करती है सर, ये अपनी ही कॉलोनी को खाना शुरू कर देती है। जो इन्होंने छत्ता बनाया हुआ है उसमें जो थोड़ा बहुत इन्होंने शहद रखा हुआ है, वही शहद ये खाना शुरू कर देंगी, है ना, वो छत्ते को खाना ये शुरू कर देंगे, और फिर उस वजह से इनकी जो कॉलोनी है वो पूरी कोलैप्स हो जाएगी, सारी मर जाएंगी ये। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से। दूसरी इसकी कारण ये भी हो सकता है कि आप जो फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये जो आपका कहेंगे इसे कि जो नेक्टार को कलेक्ट करने वाली जो बीज है ना, जो आपके फूलों से रस निकालने वाली जो बीज हैं वो मर जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने फर्टिलाइजर इसमें छिड़क के रखे हुए हैं, है ना, आपने पेस्टिसाइड इसमें छिड़क के रखे हुए हैं, उस वजह से वो मर जाएंगे, और पीछे ये वेट करती रहेंगी इंजीनियर, और इसकी वजह से ये भी मर जाएंगे। तो इनकी पूरी कॉलोनी की कॉलोनी कोलैप्स हो रही है, इसे कहते हैं कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर। तो बी कीपिंग के रिगार्डिंग ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। बाकी इसमें उतना कुछ भी खास नहीं है। 3 जो मैंने स्पीशीज बताई, एपिस इंडिका, एपिस सेरेना और एपिस मेलिफेरा, ये तीनों आपने याद रखनी है, राइट। तो बाकी इसमें उतना कुछ भी खास नहीं है, वो हम आगे देखेंगे कि बीज का क्या यूज है। जैसे ये एक पॉलिनेटर है, ये सबको पता है, पॉलिनेशन का ये काम करती है। तो अभी के लिए यहीं पे स्थगित करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट जो ये पूरा लेक्चर है वो अगले इसमें जो नेक्स्ट जो बचा ये चैप्टर वो अगले लेक्चर में कवर होगा। तब तक के लिए बने रहिए सर, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे आपको ये लेक्चर लग रहे हैं। ये एनसीईआरटी की ओरिजिनल किताब है वैसे, है ना, तो वहीं से हम डायरेक्ट ये पढ़ रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। कीप रिवाइजिंग। थैंक यू सो मच।